दोस्तों गजब हो गया, आखिरकार वही हुआ जिसका बीते दिनों मैंने आपके सामने जताया था अंदेशा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के 9 नेताओं ने थाम लिया कांग्रेस का हाथ। क्या बिखर गई बीजेपी की पूरी बिसात? दिल्ली तक क्यों है खलबली? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि वो महाराष्ट्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सरकार है, जहां पर लोकल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है, लेकिन बीजेपी के 9 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और ये हवाई बातें नहीं है दोस्तों, ये जमीन पर घट चुका है। तो क्या ये दर्शा रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना बीजेपी कर ही नहीं पाई? देवेंद्र फडणवीस या अमित शाह जिस स्थितियों और परिस्थितियों को समझ ही नहीं पाए। दोस्तों मौजूदा वक्त में 3 स्टेज पर महाराष्ट्र की राजनीति घूम रही है। एक वो कि सुनेत्रा पवार बीजेपी के साथ में आगे क्या करने वाली हैं, क्या वो वापस शरद पवार के साथ में अपने आकर के अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी करेंगी। दूसरा ये कि अजीत पवार के उस अचानक प्लेन क्रैश को लेकर के जिस किस्म की बातें की जा रही हैं जांच की, और खुद सुनेत्रा पवार ने सीबीआई की जांच की मांग उठाई, उनके भतीजे ने जिस तरीके से साजिश बताया, ब्लैक बॉक्स का जल जाना, यह एक संदिग्ध तौर पर मौत का रहस्य अभी तक सामने ना आना। और तीसरा, महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव के बाद में जो मेयर बनाए जाने की पूरी प्रक्रिया रही है, और इन तमाम चीजों के बीच में बीजेपी में जो बगावत हो रही है, जैसा कि ये 9 नेताओं ने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो इन तीनों एंगल से जोड़ करके अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ कह रही है। और चौथा एंगल, राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे का एक साथ आना। अभी कल ही मुलाकात हुई दोनों की। दोस्तों ये वो स्थितियां हैं जिन स्थितियों को कभी भी उत्पन्न होते हुए देखना न फडणवीस चाहते थे, न ही अमित शाह चाहते थे। सीधे सीधे पहले आपको खबर बता देते हैं, उसके बाद में इसका विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। दोस्तों भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएनएमसी के मेयर चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। बीजेपी नेता नारायण चौधरी की लीडरशिप में 9 काउंसिलरों के यानी कि 9 पार्षदों के एक ग्रुप ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ली, छोड़ ली। ये सभी काउंसिलर कांग्रेस के सपोर्ट वाले भिवंडी सेक्युलर फ्रंट के नजदीक चले गए और उसके सपोर्ट में आ गए। बीएनएमसी में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से सिंपल मेजॉरिटी के लिए 40 सीटें जरूरी है। जानकारी के अनुसार नारायण चौधरी के बागी गुट ने कांग्रेस के 30 और एनसीपी एसपी के 12 पार्षदों के साथ गठबंधन किया है, जिसे सेक्युलर फ्रंट की कुल संख्या 51 हो चुकी है और मेयर पद के मुकाबले में एक अहम आंकड़ा है। पिछले महीने में हुए नगर निगम चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी यहां बनकर उभरी। वहीं बीजेपी 22 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। शिवसेना ने 12, समाजवादी पार्टी ने 6, विलास पाटिल के कोणार्क विकास अघाड़ी ने 4 और भिवंडी विकास अघाड़ी ने 3 सीटें जीती। इसके साथ ही इस चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार भी था दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कई बार। बीजेपी के कुछ पार्षदों के कांग्रेस के सपोर्ट वाले फ्रंट के साथ आने से भिवंडी में अभी का जो माहौल है 2017 के मेयर चुनाव का जैसा हो गया। अब बीजेपी के अगर 9 पार्षद अचानक भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़ करके कांग्रेस का हाथ या कांग्रेस के फ्रंट वाले समूह के साथ आ गए, तो फिर बीजेपी करेगी क्या? 2017 में क्या कुछ ऐसे ही हुआ था? 2017 के मेयर चुनाव जैसी स्थिति में इस चुनाव में भी अलग अलग पार्टियों के पार्षदों का गठबंधन बहुमत के निशान को पार करने के लिए एक साथ आया था। दरअसल दोस्तों मेयर कैंडिडेट बदलने पर बीजेपी में भयंकर दरार और टूट हुई। असल कारण यह है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपना एक शो में दिखाया कि किस तौर पर झारखंड में किन चीजों को लेकर के वहां पर बगावत की स्थिति आई। 18 लोगों ने पार्टी में बगावत की है। महाराष्ट्र में यहां भी 9 पार्षदों का, नेताओं का पार्टी छोड़ना बीजेपी का दरअसल यही है कि बीजेपी ने मेयर का कैंडिडेट बदला, जिसके कारण बीजेपी में भयंकर दरार और टूट हुई। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि अगर बीजेपी सीधे मेयर का पद नहीं जीत पाती है तो भी नारायण चौधरी की पोजीशन के जरिए इनडायरेक्टली नतीजों पर असर डालने की कोशिश कर सकती है।
बीजेपी ने इन दावों पर ऑफिशियली कोई हालांकि कमेंट नहीं किया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी में दरार तब शुरू हुआ जब उसने अपना मेयर कैंडिडेट बदला। शुरू में नारायण चौधरी को पार्टी का कैंडिडेट बनाया, लेकिन बाद में उनकी जगह स्नेहा पाटिल को लाया गया। और इसके बाद नारायण चौधरी के कैंप ने दावा किया कि इस कदम से काउंसलर्स में नाराजगी पैदा हुई है, इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया और अब स्थिति वही सामने आई। ऐसे में हालात ऐसे बन गए कि अब खुद बीजेपी के नेता बीजेपी छोड़कर सेक्युलर फ्रंट को सपोर्ट दे रहे हैं, वो सेक्युलर फ्रंट जिसके अगुवा कांग्रेस है। दोस्तों, नारायण चौधरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने पहले मुझे अपना मेयर कैंडिडेट बनाया था, लेकिन बाद में मुझे बदल दिया। 8 काउंसलर के साथ में सेक्युलर फ्रंट को सपोर्ट देने जा रहा हूं। तो फिर ये तो एक ऐसा झटका है दोस्तों, जिसकी सुगबुगाहट सिर्फ इस इलाके में ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी देखने को मिल रही है। अब नारायण कहते हैं कि आखिरी फैसला लीगल कंसल्टेशन के बाद होगा। और दोस्तों, विधायक रईस शेख ने देश के बड़े मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने भिवंडी के लोगों से इस बात का वादा किया था कि सेक्युलर फ्रंट का मेयर बनाएगा, और स्थिति वही आ गई है। सेक्युलर फ्रंट का मेयर चुना जा रहा है। वो कहते हैं कि मौजूदा डेवलपमेंट से पता चलता है कि अब वही चीज होने जा रही है। ऐसे में बीजेपी के सभी 9 पार्षद भिवंडी सेक्युलर फ्रंट मतलब राहुल गुट का हिस्सा होंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट गणेश पाटिल कहते हैं कि हां, यह कदम बिल्कुल दुरुस्त है और यह बात बिल्कुल सही है और यह होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 9 पार्षद भिवंडी सेक्युलर फ्रंट का हिस्सा हैं। हम एनसीपी शरद पवार के साथ मिलकर के दूसरी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। तो उधर कांग्रेस के भिवंडी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राशिद ताहिर मोमिन ने यह भी कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीजेपी की कोई सोची समझी रणनीति हो, साजिश हो, क्योंकि अचानक बीजेपी के 9 पार्षद अगर कांग्रेस में आ जाएं तो इसके पीछे आगे आने वाले दिनों के लिए कोई खेल तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, मौजूदा वक्त में जो स्थिति इस वक्त करवट लेती हुई दिखाई दे रही है, उस स्थिति को देख करके यही लग रहा है कि महाराष्ट्र में जितने अलग अलग फ्रंट इस वक्त खुले हुए हैं, चाहे अजीत दादा पवार के उस प्लेन क्रैश वाले जांच की बात हो, सुनित्रा पवार का सीबीआई और रोहित पवार का इस पूरे मामले पर संदेह जताना, सुनित्रा पवार का सीबीआई जांच की मांग करना, उद्धव ठाकरे के भाई और उनके सहयोगी पार्टी राज ठाकरे का एकनाथ शिंदे से मुलाकात करना, बंद कमरे में बैठक करना, और इस बीच में शरद पवार के साथ में सुनित्रा पवार की भी कोई मीटिंग होना, और इधर बीजेपी के 9 नेताओं का कांग्रेस का दामन थामना। क्या इसका इंपैक्ट पूरे महाराष्ट्र पर किसी अलग तरीके से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या प्रदेश की राजनीतिक करवट कुछ इस दिशा में होने जा रही है, दिखने जा रही है, जिससे बीजेपी को बहुत बड़े स्तर की बेचैनी ही नहीं बल्कि उसकी बिसात को बिखेरने वाला बताया जा रहा है? दोस्तों, महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकार, वहां की राजनीति को बारीकी से कवर करने वाले लोग ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के महज 4 से 5 महीनों के बाद हुआ विधानसभा चुनाव आज तक अभी तक गले से नीचे नहीं उतरा। और जिस अंदाज में जो कुछ हुआ, जिसके बाद में चुनाव आयोग ने और केंद्र की मोदी सरकार ने उस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत की, खैर उसकी एक अलग बहस है। लेकिन उसके बाद जो निकाय चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, बीएमसी के जो चुनाव हुए, उसमें भी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठे विपक्षियों की तरफ से। कई सारी चीजों को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। राजनीतिक पंडित भी उस पर आशंका जता रहे हैं। आम जनता में एक असंतोष सा इन तमाम चीजों को लेकर के है कि उनके मैंडेट का दरअसल वही नतीजा निकल रहा है जैसा वो सोचते हैं या देते हैं, और इसीलिए इन घटनाओं का, इन घटनाक्रम का आगे आने वाले दिनों को लेकर के एक अजीब तरह की स्थिति से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो फडणवीस और शाह का अगला कदम महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के होगा क्या, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जागरूक रहें।